ईरान हमला ना कर दे इसलिए ट्रंप छिप गए थे, वो भी खाना और सामान ले जाने वाले डब्बे में। 4.5 घंटे तक किसी को नहीं पता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं कहाँ, ये कब हुआ, क्यों हुआ। तुर्की से ब्रिटेन तक के उस 4.5 घंटे के सफर में ऐसा कौन सा साया मंडरा रहा था जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को डिब्बे में छिपना पड़ गया। क्या ईरान का वो अदृश्य जाल सचमुच ट्रंप की सांसों की गिनती कर रहा था? अमेरिका के इस खुफिया मिशन के दौरान क्या क्या हुआ और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कैसे दुनिया को चकमा दे दिया, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं लैलन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 8 जुलाई 2026 बुधवार का दिन था। तुर्की में नेटो समिट खत्म होने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, सेना में काम कर रहे बहादुर लोगों के लिए हम एकदम नया और शानदार एयरफोर्स 1 ब्रिटेन के बेस पर भेज रहे हैं। उन्हें पहले इस विमान में बैठने का हक है। पुराने समय की ही तरह मैं पुराने वाले एयरफोर्स विमान में बैठकर तुर्की से ब्रिटेन जाऊंगा। हमारी सेना के बहादुर सिपाहियों को एयरफोर्स में शामिल हुए नए विमान को देखने का हक है। बस फिर ट्रंप कतर से मिले बोइंग 747-8 विमान की जगह नीले और सफेद रंग वाले पुराने एयरफोर्स 1 में सवार होकर ब्रितानी बेस के लिए रवाना हो गए। प्लेन पर चढ़ते हुए उन्हें सबने देखा। ब्रिटेन के मिल्टन हॉल पर प्लेन की सीढ़ियों से उतरते वक्त भी उन्हें सबने देखा। लेकिन इस दौरान 4-4.5 घंटे में क्या कुछ हुआ वो कैमरे में कैद नहीं हो पाया। अब अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने उसी पर एक डिटेल रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट की माने तो ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 में चढ़े जरूर थे, लेकिन 4 घंटे की जर्नी के दौरान वो उस प्लेन में थे ही नहीं। असल में तुर्की से निकलने से एक दिन पहले ही अमेरिका और ईरान में डील के लिए चल रही बातचीत फेल हो गई थी। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था। रात भर अमेरिकी सेना ने ईरान पर जमकर बमबारी की थी। इसके अगले ही दिन ट्रंप को तुर्की से रवाना होना था, लेकिन अंकारा छोड़ने से पहले ट्रंप की टीम को पता चला कि ईरान इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रच सकता है। खुफिया इंटेल मिलते ही टीम ने ट्रंप की सुरक्षा के लिए एक प्लान बना लिया। इसके तहत ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 पर कैमरों के सामने बाईं तरफ के दरवाजे से चढ़े। मीडिया ने इसे रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर उन्हें कुछ मिनट बाद ही इस विमान से निकालकर यूएस एयरफोर्स के C-32A मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट कर दिया गया। इस प्लेन का इस्तेमाल आमतौर पर बाकी अमेरिकी अधिकारियों और मंत्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के विमान में चढ़ने के बाद ट्रंप को एक केटरिंग कंटेनर के जरिए चुपचाप उस विमान से बाहर निकाला गया। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उड़ान से पहले खाना और दूसरा सप्लाई लोड करने के लिए किया जाता है। ये कंटेनर विमान के उस दरवाजे से निकाला गया था जहां से पत्रकारों ने एंट्री नहीं ली थी, ताकि कोई शक न हो। इसके बाद ट्रंप को मिलिट्री विमान तक पहुंचाया गया और फिर उन्होंने उसी प्लेन से गुप्त तरीके से ब्रिटेन तक की यात्रा की। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुराने विमान में बैठे पत्रकारों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें यही लगता रहा कि राष्ट्रपति उनके साथ ही तुर्की से ब्रिटेन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी इस पूरे प्लान से अनजान थे। वे भी पुराने प्लेन में मौजूद रहे और अनजाने में राष्ट्रपति के लिए डिकॉय का काम करते रहे। इस पूरी जर्नी के दौरान जो एयरफोर्स 1 में पत्रकार और व्हाइट हाउस के अधिकारी बैठे थे, उन्हें खिड़कियां बंद करने की भी सलाह दी गई थी। रात करीब 10:15 बजे पुराने एयरफोर्स 1 ब्रिटेन पहुंचा। फिर ट्रंप को दोबारा से केटरिंग ट्रक में छुपाकर एयरफोर्स 1 में शिफ्ट किया गया। प्लेन लैंड होने के करीब 40 मिनट बाद वो उसके लेफ्ट साइड में मौजूद दरवाजे से बाहर निकले, जैसा वो अमूमन करते हैं। इसके बाद वो रनवे पार करके कतर से मिले नए एयरफोर्स 1 में सवार हो गए। ट्रंप इसी विमान से वॉशिंगटन वापस लौटे। इस पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स 1 को डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया गया। अब आपको यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। किसी एक खास एयरक्राफ्ट का नाम अमेरिका में एयरफोर्स 1 नहीं होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस भी एयरक्राफ्ट में सवार होते हैं उसे ही एयरफोर्स 1 कहा जाता है। अगर वो किसी छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सवार होते हैं तो उसे भी एयरफोर्स 1 कहा जाएगा, और यदि वो एयरक्राफ्ट को छोड़कर किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं तो फिर उसे एयरफोर्स 1 कहा जाने लगता है। यानी विमान का नाम प्रेसिडेंट की मौजूदगी के हिसाब से तय होता है। लेकिन इस पूरे शो में हम समझाने के लिए उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ही एयरफोर्स 1 कहकर बुला रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंट आमतौर पर यात्रा करते आए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के एयरक्राफ्ट स्वैपिंग का काम मुश्किल था और ऑपरेशन की प्लानिंग सिर्फ कुछ ही घंटों में की गई थी। इसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ शामिल थे। ट्रंप को भी तुर्की में ही इस पूरे खतरे की जानकारी दे दी गई थी। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी अधिकारियों को पता लगा था कि ईरान की प्लानिंग में सिर्फ कतर से मिले नए विमान को निशाना बनाना नहीं था।
ट्रम्प जिस भी विमान में सफर करते उन पर खतरा बना रहता। इसी वजह से वो असल में कौन से प्लेन में हैं, इसकी जानकारी सभी से छिपाई गई। बाद में जब पत्रकारों ने ट्रम्प से पूछा कि आखिर वो पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन क्यों गए थे, तो ट्रम्प ने एक अलग ही वजह बता दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी सैनिक नया विमान देख सकें। यही बात उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखी थी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। जब पत्रकारों ने पूछा कि तुर्की से उड़ान के दौरान प्लेन की खिड़कियों के पर्दे क्यों बंद रखने का आदेश दिया गया था, तो ट्रम्प ने कहा कि उन्हें किसी खास खतरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन ईरान लगातार उन पर हमले की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प और उनके कई करीबी सलाहकारों को कई सालों से ईरान की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह थी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले का आदेश देकर ईरान के ताकतवर कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मरवा दिया था। इसके बाद ट्रम्प के खिलाफ ईरानी खतरे को लेकर अमेरिकी एजेंसियां लगातार अलर्ट पर थीं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान भी ट्रम्प की टीम ने अपने सहयोगियों को निजी तौर पर बताया था कि उन्हें ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसके मुताबिक ईरान अब भी ट्रम्प को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी वजह से चुनाव प्रचार के दौरान भी कभी-कभी डिकॉय विमान का इस्तेमाल किया गया था। कई बार मीडिया को बताए बिना ट्रम्प को एक गुप्त प्लेन में बैठा दिया जाता था, जबकि उनका पूरा स्टाफ उनके सामान्य प्लेन से ही सफर करता था। जून 2024 में ट्रम्प को मारने की साजिशों से जुड़ी नई खुफिया जानकारी मिलने के बाद बाइडेन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी थी। इसके कुछ समय बाद बटलर, पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रम्प पर हमला भी हुआ था। ऐसा ही वाकया सितंबर 2024 में भी सामने आया था। इन तमाम घटनाओं ने ट्रम्प और उनके करीबियों के आसपास एक तरह का सीज क्लाइमेट बना दिया था। धमकियां अलग अलग तरह की थी। कई ईरान से जुड़े लोगों पर सुपारी देकर हत्या की साजिश का मामला चला, तो कहीं ट्रम्प के चुनाव अभियान से जुड़े अधिकारियों के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए गए। ट्रम्प को लेकर खास एहतियात बरतने का ये सिलसिला उनके राष्ट्रपति बनने के बाद और तेज हो गया। इसी वजह से जब वो नेटो समिट के लिए अमेरिका से तुर्की पहुंचे, तब तो उन्होंने कतर से मिले नए एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया, लेकिन लौटते वक्त इसे नहीं चुना गया। इसकी एक वजह सुरक्षा में कमी भी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नया विमान अभी पुराने एयरफोर्स वन की तरह पूरी तरह डिफेंस सिस्टम से लैस नहीं था। नए प्लेन की क्षमताओं से परिचित अधिकारियों ने बताया था कि नए विमान में पुराने प्लेन की सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं। कई बार ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि पुराने एयरफोर्स वन में ऐसे सिस्टम हैं जो हमले के वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भटका सकते हैं। इसके अलावा इसमें शैफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे छोटे रडार रिफ्लेक्टर होते हैं जिन्हें हवा में छोड़ा जाता है ताकि मिसाइल को गलत लक्ष्य की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन कतर से मिले नए प्लेन में इनमें से किसी सुविधा का कितना इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है। इसे पूरी तरह पुराने एयरफोर्स वन के स्तर पर अपग्रेड करना भी आसान नहीं होगा। इंडस्ट्री और पेंटागन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इतना बड़ा अपग्रेड करने में करीब $1 अरब तक का खर्च आ सकता है। इसे पूरा होने में भी 2 साल का समय लग सकता है। इस पर व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चियोंग ने कहा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर संभव तरीके इस्तेमाल करता है, जिसमें दुश्मनों का ध्यान भटकाना और उसे गलत दिशा में ले जाना भी शामिल है। अब उनके इस बयान को ट्रम्प के प्लेन स्वैपिंग वाले इंसिडेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमले का खतरा होने की स्थिति में एयरफोर्स वन को डिकॉय की तरह इस्तेमाल करने की कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला मार्च 2000 में भी सामने आया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर थे। इस्लामाबाद में टीवी कैमरों के सामने क्लिंटन एक सादे सफेद विमान से बाहर निकले। ये विमान उसी नीले सफेद एयरफोर्स वन के पीछे उड़कर आया था। यानी कैमरों के सामने ये साफ कर दिया गया कि राष्ट्रपति किस विमान में थे और वो एयरफोर्स वन में नहीं थे। लेकिन पिछले करीब 30 साल में ऐसे और भी मौके आए हैं जब किसी गंभीर सुरक्षा खतरे की वजह से एयरफोर्स वन को राष्ट्रपति के लिए डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया गया। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ऐसा तब भी किया गया है जब राष्ट्रपति को किसी खतरनाक जगह की यात्रा करनी थी। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। एयरफोर्स वन बेहद सुरक्षित विमान है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। उसकी पहचान इतनी साफ है कि अगर कोई राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहता है तो उसे पता होता है कि किस विमान पर नजर रखनी है। इसलिए कई बार राष्ट्रपति को किसी दूसरे विमान में चुपचाप ले जाना ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ऐसा ही अमेरिकी राष्ट्रपति के मोटरकेड में भी होता है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति द बीस्ट नाम की लिमोजिन कार में सफर करते हैं। इसे बहुत आसानी से राष्ट्रपति के कॉन्वॉय में पहचाना जा सकता है। इसलिए जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का मसला होता है तो अक्सर उन्हें किसी दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर द बीस्ट जैसी दूसरी कार भी कॉन्वॉय में शामिल कर ली जाती है।
खैर, अमेरिकी अधिकारी ट्रंप की यात्रा के दौरान पूरा मिशन सीक्रेट रखने में सफल रहे। हालांकि इस दौरान उनके नए या पुराने किसी भी प्लेन पर कोई हमला नहीं हुआ। बात ईरान की हो ही रही है तो चलते चलते जंग से जुड़े अपडेट्स भी जान लेते हैं। ईरान जंग खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी एक नई शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई शांति समझौता होता है तो ईरान को पिछले 50 सालों में हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा। इसमें उन लोगों की मौत का मुआवजा भी शामिल होगा जो ईरान में हुए प्रदर्शन और हमलों में मारे गए। साथ ही मिडिल ईस्ट में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए भी भुगतान की मांग की जाएगी। ट्रंप ने कहा, अगर नुकसान की भरपाई करनी ही है तो मुझे लगता है कि ईरान को ये नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यानी हॉर्मुज को दोबारा खोलने और परमाणु मुद्दे पर समझौते की कोशिशों के बीच अब पैसों की मांग भी बातचीत की मेज पर आ गई है। इससे समझौते पर सहमति बनना और मुश्किल हो सकता है। फिलहाल कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज पर ओमान और ईरान में चल रही बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। उनके बीच जल्द ही डील हो सकती है। दूसरी तरफ लाल सागर के बाबल मंदेब स्ट्रेट में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक 11 अगस्त को हूतियों ने कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सोमवार 10 अगस्त का दिन भारत में जब शाम के 6 बज रहे थे तब कोलंबिया में सुबह के 7:30 बजे थे। कुछ लोग सो ही रहे होंगे तो कुछ लोग रोजमर्रा के काम में लगे होंगे। तभी वहां जोरदार भूकंप आया। जमीन कांपने लगी, इमारतें हिलने लगी, खिड़कियां और कांच टूटकर गिरने लगे। आनन फानन में जो जहां था सुरक्षित ठिकाने खोजने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। कई इमारतें मलबों में तब्दील हो गईं जिनमें फंसकर कई लोगों की जान चली गई। खबर लिखे जाने तक 132 लोगों की इस भूकंप में मौत हो चुकी है। आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पूरे नुकसान का आकलन अभी नहीं लग पाया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई थी, यानी एक खतरनाक स्केल का भूकंप था ये। इसका केंद्र कोलंबिया के पश्चिमी इलाके चोको प्रांत के सैन होजे डेल पाल्मार नाम के गांव के पास जमीन से 103 किलोमीटर नीचे था। ये पूरा इलाका कोलंबिया का कॉफी ग्रोइंग हार्टलैंड माना जाता है क्योंकि यहाँ कॉफी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। यूनेस्को ने इसे कॉफी कल्चरल लैंडस्केप ऑफ कोलंबिया बताया है। ये काफी दूर दराज और दुर्गम इलाका है जिस वजह से यहाँ अधिकतर जगहों पर नाव या फिर हवाई जहाज के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से यहाँ की दूरी लगभग 300 से 400 किलोमीटर है। भूकंप इतना तेज था कि वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा जैसे पड़ोसी देशों तक झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान कोलंबिया के परेरा और कैली शहर में हुआ। यहाँ भूकंप से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं 65 से अधिक इमारतें ढह गईं। कैली में कम से कम 32 इमारतें ढह गईं। यहाँ एक हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिलें भी गिर गईं जिनमें मरीज फंस गए। इसके बाद करीब 600 लोगों को मलबे से भरी सड़क पर इलाज कराना पड़ा। कैली में एक जगह पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीमेंट और ईंटें हटाई और मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। फिलहाल प्रभावित इलाकों में इंजीनियर्स, रेस्क्यू वर्कर्स और खोजी कुत्तों को डिप्लॉय किया गया है। भूकंप से प्रभावित लोगों ने आप बीती भी सुनाई। उनका पूरा मंजर क्या था और कितना खौफनाक था, सुनिए। सच कहूँ तो जो हो रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने पहली बार इतनी भयानक घटना देखी है। बस यही उम्मीद है कि शवों को निकाल लिया जाए, जो लोग अभी भी अंदर जिंदा हैं उन्हें बचा लिया जाए और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। ये किसी फिल्म के सीन जैसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ फील करना कैसा होगा। मैं घर पर सो रहा था, फिर हम सुरक्षित रहने के लिए सड़क पर निकले और मुझे लगा कि यह किसी फिल्म का सीन है क्योंकि मैंने खंभे, केबल्स और हर चीज़ को हिलते हुए देखा। मुझे अपने परिवार और दोस्तों की चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता और सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। भूकंप का असर राजधानी बोगोटा तक भी देखने को मिला। यहाँ पेड़ और ट्रैफिक लाइटें जोर जोर से हिलने लगी। कई इमारतें में दरारें आ गई। फिलहाल पूरे कोलंबिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। राष्ट्रपति डे ला एस्प्रिएला ने कहा कि ये स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी फोर्स और पुलिस को तैनात कर दिया है। डे ला एस्प्रिएला ने 7 अगस्त को ही कोलंबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 3 दिन बाद ही ये आपदा आ गई। उन्होंने खुद जाकर कई भूकंपग्रस्त इलाकों का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और अभी भी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटकों की चेतावनी दी गई है। अब तक 21 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। साउथ अमेरिका में 2 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा भूकंप है।
इससे पहले 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के 2 जोरदार भूकंप आए थे, जिनमें 6300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कोलंबिया में ये 26 साल में सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। फिलहाल कोलंबिया में मदद के लिए अलग अलग देशों ने हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तकरीबन 148 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। इसके अलावा अल साल्वाडोर से लेकर यूरोपीय यूनियन ने भी मदद की पेशकश की है। अगली खबर, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें सीरिया की एक कोर्ट ने सिविल वॉर के दौरान वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। असद के साथ उनके ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। आतिफ सीरियन आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रह चुका है और असद के शासन के समय डेरा प्रांत का पॉलिटिकल सिक्योरिटी हेड था। डेरा में ही असद सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। आतिफ को विद्रोह का दमन करने, 15 साल से कम उम्र के बच्चों की जानबूझकर हत्या करने और लोगों को प्रताड़ित करने और मारने जैसे अपराधों का दोषी माना गया है। बशर अल असद के रूस भागने के बाद आतिफ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। 11 अगस्त को जब सीरियाई अदालत ने सजा सुनाई तो वो कोर्ट में एक पिंजरे के अंदर कैदी की वर्दी में मौजूद था। इसके अलावा असद के छोटे भाई माहिर और पूर्व रक्षा मंत्री फहद अल फ्रेज समेत 6 सुरक्षा अधिकारियों को उनकी गैर मौजूदगी में ही मौत की सजा सुनाई गई है। बशर अल असद 2000 से 2024 तक सीरिया के राष्ट्रपति थे। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। असद सरकार पर उन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आरोप है, जिनके बाद सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 13 साल तक चले इस गृह युद्ध में लाखों लोग मारे गए, वहीं करोड़ों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। 2024 के आखिर तक हयात तहरीर अल शाम नाम के विद्रोही गुट ने सीरिया के बड़े शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2024 में विद्रोही राजधानी दमिश्क तक घुस गए, जिसके बाद असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए। अब असद अपने परिवार के साथ मॉस्को में ही रह रहे हैं। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लेजेंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।